ऊर्जा संकट क्लास 10। आज इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा संकट के कारणों के बारे में और उनके समाधान पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि सभ्यता के विकास के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ी है। पहले ऐसे माहौल में रहते थे जहां ऊर्जा की ज़रूरत कम से कम थी, लेकिन अभी हम लोग शहरीकरण के कारण इस तरह के परिवेश में रहते हैं जहां बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है। दूसरा कारण ये है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। कोयला, तेल, गैस या किसी भी तरह की दूसरी ऊर्जा एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। तीसरा कारण है बढ़ती आबादी। इसके कारण जो उपलब्ध भंडार हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। फिर है कि प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा है वो सीमित है। ज़्यादातर ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषक हैं। हमको ऐसा ईंधन ढूंढना है जिसमें प्रदूषण भी कम से कम हो। इसका उपाय क्या है? हमें सतत विकास करना होगा, धारणीय विकास। इसका मतलब ये है कि वो विकास होना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय ना करे। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके भविष्य से समझौता नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चाहिए। ये ऊर्जा स्रोत वैसे होते हैं जिनका लगातार उपयोग करने पर भी निकट भविष्य में समाप्त होने की आशंका नहीं है। एक के बाद एक इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं सोलर वाटर हीटर में। चित्र में देखो, आप अपने घर पे छत पे इस तरह से एक सोलर वाटर हीटर लगा सकते हैं। तो जो 2-3 हज़ार का वाट का जो गीज़र है जिसमें कितना ज़्यादा करंट उपयोग होता है, तो उस करंट की क्षति से हम लोग बच सकते हैं। ये इंस्टॉल करना बहुत आसान है। 2-3 मिस्त्री आकर आराम से आपके घर के छत पे लगा सकते हैं। दूसरा है सोलर पैनल, जो सबसे पहले कोशिश किया गया था सौर ऊर्जा का उपयोग का। इसमें क्या है कि जो सूरज से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो डायरेक्ट करंट में बदल जाती है और आपका घर का करंट का बिल बचेगा। तीसरा है सोलर वाटर पंप। वैसे ही सूरज से आने वाली किरणों से करंट बनेगा और उससे पंप चलेगा और उस पंप से जो पानी निकलेगा वो खेती बाड़ी के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी पार्क। बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों लाखों सोलर पैनल लगाने से एक साथ बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी जो अलग अलग शहरों में भेजी जा सकती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये मुख्य राज्य हैं जिन्होंने ये आरंभ कर दिया है। हालांकि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी ज़मीन चाहिए जहां कृषि नहीं होती, जो फालतू पड़ी हुई ज़मीन है, वैसी जगह पे ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? सूर्य का जो ताप है वो हर जगह समान नहीं है। मतलब कोई जगह ज़्यादा गर्म हो जाता है पृथ्वी का सतह और कोई जगह कम गर्म होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है, जैसे भूमि ज़्यादा गर्म होता है जल की तुलना में, तो जहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर लो प्रेशर होगा और वो लो प्रेशर से जो है वायु ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों लो प्रेशर तैयार होगा? क्योंकि जब किसी जगह पर गर्माहट अधिक होती है तो वहाँ की वायु जो है वो फैलती है। फैलने से वहाँ पर घनत्व कम हो जाता है और गर्म हवा ऊपर जाती है। तो उस शून्य स्थान को पूर्ण करने के लिए हाई प्रेशर जगह से वायु आएगी। तो इस तरह से वायु हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर बहती रहती है। समुद्र स्थल के आसपास ये ज़्यादा होता है। इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग पवन चक्की के द्वारा। पवन ऊर्जा के उपयोग देखो किस प्रकार है। सबसे पहले विद्युत उत्पादन के लिए समुद्र के किनारे अगर हम लोग बहुत सारे इस तरह के विंडमिल लगा दें तो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार जो टरबाइंस लगाकर हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम गहराई वाले कुओं से जल खींचना। यह बहुत परंपरागत तरीका है। बहुत सालों पहले से ये टेक्निक इस्तेमाल में है कि खेतों के किनारे हम लोग इस तरह से पवन चक्की लगा देंगे। पवन से चक्की घूमेगी और नीचे
जो जल है वो ऊपर उठेगा और खेतों में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी पार्क। बहुत बड़ी संख्या में अगर हम लोग ऐसे जो है पवन चक्की लगा दें तो एक साथ बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये मुपंडल विंड फार्म है, जहाँ पर विंड एनर्जी पार्क के रूप में इसको उपयोग में लाया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है जैसलमेर विंड पार्क, राजस्थान। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोगों के करीब फ्रेजरगंज विंड पार्क, बॉकखाली, वेस्ट बंगाल, समुद्र के किनारे है। ज्वारीय ऊर्जा, इन दो चित्रों को ध्यान से देखो। इस चित्र में और इस चित्र में ये दिन के एक ही समय लिया गया चित्र है और एक ही जगह पे लिया गया चित्र है, बावजूद इसके जल स्तर कम और ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि समुद्र का जल स्तर कभी ज़्यादा कभी कम होता है। तो जब पानी आता है और जाता है तो उस ऊर्जा से हम लोग करंट बना सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव, इसके कारण समुद्र के स्तर में कभी वृद्धि होती है, कभी कमी होती है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं बहुत तरह से। पहले है ज्वारीय धारा, कि जब जलधारा आ रही है तो उससे हम लोग अलग अलग टरबाइन से करंट तैयार कर सकें। दूसरा है कि टाइडल बैरेज बना दें। टाइडल बैरेज बनाने का मतलब इस तरह से बांध बना दें, बांध से जब आता हुआ पानी अंदर घुसेगा तब करंट बनेगा और जब जाता जाएगा तब भी करंट बनेगा। नेक्स्ट है भारत में संभावनाएं क्या हैं ज्वारीय ऊर्जा की। इस मैप को देखो, गुजरात या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की। नेक्स्ट देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। सबसे पहले इस चित्र को देखो, ये पृथ्वी के अंदर के परतों के बारे में बता रहा है। पृथ्वी के अंदर हर जगह समान तापमान नहीं है, जितना अंदर जाएंगे तापमान बढ़ते जाएगा। तो पृथ्वी के पटल मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे जो ये कलर है रेड कलर, इसमें मैंटल है। मैंटल मतलब वो क्षेत्र है जहाँ पर पिघली हुई अवस्था में चट्टानें हैं और ये ज्वालामुखी से लावा के रूप में निकलता है। तो कहीं कहीं पर ये गर्म जलधाराएं उत्पन्न करता है। गर्म जलधाराओं के कारण या हॉट स्प्रिंग्स के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है पृथ्वी की सतह के निकट, और उससे हम लोग करंट बना सकते हैं। इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आइसलैंड, यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट है। यहाँ पर 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और प्रति सेकंड लगभग 1100 लीटर गर्म पानी, जिसका तापमान 82 से 85 डिग्री सेल्सियस तक है, वो वहाँ के आसपास के शहरों में प्रवाहित किया जाता है। आइसलैंड तुम लोग जानते हो बहुत ही ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी या जैव मात्रा ऊर्जा। चित्र में देखो, पेड़ पौधे या जंतुओं के उत्पाद जैसे लकड़ी, गोबर के उपले आदि को हम लोग जैव मात्रा कहते हैं। इससे हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं इनको जला के। हालांकि इसके लिए हम लोगों को बहुत अधिक पेड़ लगाने होंगे और बहुत अधिक मवेशियों का पालन करना पड़ेगा। हालांकि जैव मात्रा को जो इंजन है वो ज़्यादा अच्छा स्रोत नहीं माना गया है, क्योंकि इसके कारण प्रदूषण भी फैल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है। तो हम लोग आधुनिक टेक्निक से, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर लकड़ी से काठ कोयला बना दें तो प्रदूषण कम होगा। ऐसे टेक्निक का उदाहरण बहुत है जहाँ पर हम लोग जो जैव मात्रा है उसको ऐसे पदार्थों में बदल दें कि जिससे प्रदूषण कम से कम हो। बायोगैस प्लांट, बायोगैस एनर्जी किस प्रकार उत्पन्न की जाती है? मवेशियों के मल से या पेड़ पौधों के अवशेषों को हम लोग एक जगह पे कंपोस्ट करके उससे जो गैस निकलेगा उससे जलाकर हम लोग बायोगैस एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दो तरह का होता है। सबसे पहला है एक फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, जहाँ पर ये डोम फिक्स है, यहाँ पर आप जितनी गंदगी है
वो देंगे, वो यहाँ पर से अंदर से नीचे उतरेगा, उतरने के बाद ये इस जगह पे पहुँचेगा, पहुँच के ये दबाव से नीचे पहुँच के फिर इस जगह से बाहर निकलेगा जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है, और जो गैस उत्पन्न होगा वो ऊपर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये है फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। एक दूसरा है, ये इसका चित्र है, दूसरा है फ्लोटिंग टाइप। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि ये गैस होल्डर जो है वो तैर रहा है, वो अप एंड डाउन जा सकता है, अप एंड डाउन जा सकता है। देखो इसका एग्जांपल है इस तरह से, ये खरीदने को मिलते हैं, इसको हम लोग बाज़ार में ख़रीद के घर पे लगा सकते हैं। जिनके घर में मवेशी हैं ज़्यादातर वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। फिर है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इनसे भी हम लोग मीथेन गैस ले सकते हैं। ये ज़्यादातर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं किसी मवेशी के पेट के अंदर, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के वो पाचन करते हैं और उत्पन्न करते हैं मीथेन गैस। ये सूक्ष्म जीव हैं जो ऑक्सीजन के अभाव में पाचन क्रिया से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। फिर है कोयले की खान से मीथेन। कोयले के खानों में प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस होती है जो अत्यंत ज्वलनशील होती है, इस कारण इसे अग्निकूप भी कहा जाता है। इस गैस से भी हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में है मीथेन क्लैथरेट्स या अग्निहिम। समुद्र में कहीं कहीं पर ठोस क्लैथरेट यौगिक होते हैं जिसमें मीथेन एक बड़ी मात्रा में पानी के क्रिस्टल संरचना के भीतर फंस जाती है, जो बर्फ़ के समान ठोस होती है। अब वहाँ पे छेद करके वहाँ से मीथेन गैस को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और उसको हम लोग एकत्रित करके इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।